Hey everyone, so for today's video, our title is Future Continuous Tense. So now, without any further delay, let's move on to the next slide, which is about meaning of future continuous tense. देखो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हमने एक पढ़ा था इंडेफिनिट, राइट। ये कंटिन्यूस है जिसमें कि काम जो होगा वो प्रोग्रेशन में होगा। फॉर एग्जांपल पहले मीनिंग समझते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज जनरली यूज्ड टू represent an event or action that is happening at a certain point in time in the future. That is happening means यहाँ पे जो होने वाला है। is happening का यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है कि वो अभी चल रहा है, क्योंकि वो तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे is happening means is going to happen means will be continuing in the future, जो कि चल रहा होगा। The tense is ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का मीनिंग ये होता है कंटिन्यूस टेंस, एज इट डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट दैट इज प्रोग्रेसिंग और कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ओके, सो दिस इज इट अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. Here is the definition. The future continuous tense is a verb tense that shows an action happening over a period of time in the future. जो कि चल रहा होगा, हम फ्यूचर में ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये काम उस समय पर कंटिन्यूशन में होगा। अभी नहीं हुआ है स्टार्ट, बट इट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना वो दो होगी, एक तो होगा शैल बी और एक होगा विल बी। इस बात को ध्यान रखना कि जो शैल बी है वो कहाँ पे, अब ये कौन सा कहाँ यूज़ होता है ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सो यहाँ पर अब देखो आपको ध्यान होगा लास्ट में जब मैंने आपको इंडेफिनिट, जब मैंने एक्सप्लेन यू ना इंडेफिनिट टेंस, उस समय पे आई टोल्ड यू कि जो विल होता है वो वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे शैल यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल शैल कहाँ यूज़ होता है, आई एंड वी के साथ, राइट। वो भी बहुत ही रेयर केसेस में अब होता है, जब भी हम कोई हमारे स्ट्रॉन्ग विल पावर या डिटर्मिनेशन बता रहे होते हैं तब शैल यूज़ होता है। यूजुअली अब सभी जगह सारे सब्जेक्ट, सारे 9 सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ होने लगा है। इसीलिए जो यहाँ पे शैल बी एंड विल बी जो दो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमने कुछ नहीं किया है। जो हमारा इंडेफिनिट टेंस में विल एंड शैल था उसमें बी ऐड किया, ओके, शैल बी एंड विल बी। दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे देख लो, translate the subject and put will be and shall be according to the subject. Will be is used with he, she, it, they and any noun, and shall be is used with I and we. ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। यूजिंग ing with the basic form of the verb, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखा, देन पास्ट कंटिन्यूस में भी देखा, एंड फ्यूचर में भी कंटिन्यूस टेंस में भी हम यही देखने वाले हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो हमेशा ing ही लगेगा, ओके, क्योंकि इसका नाम ही है कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होगा। आई, देन शैल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ईटिंग फ्रूट, आई शैल बी ईटिंग फ्रूट। यू विल बी ईटिंग फ्रूट, ही विल बी ईटिंग फ्रूट, शी विल बी ईटिंग फ्रूट, इट विल बी ईटिंग फ्रूट। वी शैल बी, अब यहाँ पे शैल क्यों आया, क्योंकि दिस इज आई तो इसलिए शैल आया, और यहाँ पे बी है दैट इज़ वाई यहाँ पे शैल आया। बाकी दे विल बी, चिल्ड्रन विल बी, सब जगह आपको एक ही चीज़ दिखेगी, वो है विल बी। एक्सेप्ट दिस शैल कहाँ कहाँ आता है, हमेशा आई और वी के साथ, वो भी हर जगह यूज़ नहीं होता है। ये डिपेंड करता है, अगर आप शैल भी बोलोगे ना देन इट इज़ ऑल्सो ओके, और अगर आप विल यूज़ कर रहे हैं आई और वी के साथ में तो भी चलता है। हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन में तो अब हम विल बी का ही यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ कम हो गया है बहुत, वो डिटर्मिनेशन शो करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप आई एंड वी के साथ में कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर या डिटर्मिनेशन बता रहे हैं, अपनी कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस सेंस में हम शैल लगा सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप आगे देख लो, यहाँ पर जो फॉर्मूला फॉलो होता है, प्लस का मीनिंग है यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड देन इंट्रोगेटिव। सो शैल दैट इज सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल बी एंड शैल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ऑब्जेक्ट। आई शैल बी, आई सब्जेक्ट, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इज प्लेइंग, ओके, हियर प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। सो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज सिंपल। इसमें नॉट लगाया तो फिर अच्छा, इसमें नॉट जब लगाएंगे तो वो याद रखना कि जो दो हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे शैल बी है एंड विल बी है, तो ये जो शैल और ये जो बी है ना इसके बीच में नॉट लगेगा, ओके। कई बार स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, पूरा विल बी लिखने के बाद में नॉट लगाते हैं, विल बी नॉट, नो, दिस इज़ रॉन्ग। उसमें आपको करना है विल नॉट बी,
आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। और ये भी कह सकते हैं, जैसे ये तो कहीं कंटिन्यूस का टेंस नहीं हुआ, ये नॉर्मल मैंने बताया। अगर आप कुछ कंटिन्यूशन में प्रोग्रेशन में कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे मैंने ये जो बी है और ये जो शैल है इसके बीच नॉट लगेगा। ऐसे विल और बी के बीच में नॉट लगता है। कभी भी विल भी नॉट नहीं होता है, ना ही शैल भी नॉट होता है, हमेशा विल नॉट भी होगा और शैल नॉट भी होगा जब भी नेगेटिव बनाएंगे। ओके, देन एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट चले जाता है पीछे। सो विल एंड शैल, देन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे आपको अभी मैंने बताया कि शैल और बी के बीच नॉट आता है, सिमिलरली यहाँ पे विल या शैल अगर है, जैसे शैल है फॉर एग्जांपल और बी है, तो उसके बीच ही सब्जेक्ट भी आएगा जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ओके, ये नेगेटिव था तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया बीच में, लेकिन अभी इंट्रोगेटिव की बात चल गई तो वहाँ पे सब्जेक्ट बीच में आता है। सो शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आप देख लो शैल इज सब हेल्पिंग वर्ब और बी भी एक, मतलब शैल और बी पूरी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, उसके बीच में हमने आई लगाया है। दैट इज़ डिनोटिंग कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, और एक्चुअली लगाते ही हैं हम जब भी शैल और बी और इस तरह से दो अगर पार्टीशन है ना किसी भी हेल्पिंग वर्ब के, तो उसके बीच नॉट आता है। ओके, तो शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? ये था पॉजिटिव, दिस वाज इंट्रोगेटिव एंड दिस वाज दिस वाज पॉजिटिव सेंटेंस, दिस वाज नेगेटिव एंड दिस वाज इंट्रोगेटिव। ओके, क्वेश्चन वाला। अब एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो कैसे बनेगा? तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसका जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ना शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ऐसा यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो शैल है, आई शुड चेंज द कलर फर्स्ट, ये जो शैल है और ये जो बी है, मतलब शैल और बी, इस शैल और इस बी के बीच में, क्योंकि पूरे एक हेल्पिंग वर्ब है, इनके बीच में ही सब्जेक्ट आता है अगर इंट्रोगेटिव है तो शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, और अगर ये नेगेटिव है तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही अब मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है ना वो बी और ये जो शैल है और बी है इसके बीच आता है, ऐसे नॉट भी शैल और बी के बीच आता है। अब जब मान लो कि अपना जो सेंटेंस है वो अपने आप में ही है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, सो व्हाट विल यू डू इन दैट केस? यू विल डू वन थिंग कि आपको जो सब्जेक्ट है वो प्लस नॉट दोनों को ही शैल और बी के बीच में रखना है। वहाँ ये नहीं करना है कि बस एक ही सब्जेक्ट रख दिया या नॉट रख दिया, नो, क्योंकि उसका फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट? तो आपको शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको नॉट एंड आई दोनों को शैल और बी के बीच रखना पड़ेगा, तब वो कहलाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, सो ये एक चीज़ थी जो मुझे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना थी यहाँ। नेक्स्ट थिंग, अब आप ना इनके सारे के फॉर्मूलाज देख लो एक बार। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। फिर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस के लिए। देन हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, ओके, इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। ओके, next is helping verb then subject then not plus verb first form and ing and object, this is interrogative negative और negative interrogative जो आपको बोलना हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस का इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना के इसको क्रिएट किया है। ओके, दिस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देन एक WH भी होता है फिफ्थ, ओके, उसमें कुछ नहीं करते, ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के पहले देख लो आप, इस फॉर्मूले के पहले बस एक वर्ड जुड़ जाएगा जो कि WH, क्योंकि पूरा फॉर्मूला सेम है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट। ओके, अगर आप चाहें तो नॉट लगाएं, अगर ना चाहें, वैसे तो WH वाले क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरी नहीं कि नॉट आएगा ही सही, पर अगर चाहो तो लगा भी सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस डू यू वांट टू मेक, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड ऑब्जेक्ट। सो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है WH क्वेश्चन के एग्जाम्पल। वॉट विल आई बी सिंगिंग, मैं क्या गा रहा होऊंगा या क्या गा रही होंगी।
सो व्हाट से हमने WH क्वेश्चन बनाया, विल तो हेल्पिंग वर्ब होती है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हमारा नॉर्मल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, यस एंड नो वाला, ये वो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, बी लिखते हैं एंड क्वेश्चन, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नो इशू। ओके, तो यहाँ पर WH वर्ड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, सो हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, ठीक है। तो ये WH वर्ड था। अब इसमें एक और है, वेयर विल आई बी सिंगिंग, देन व्हेन विल आई बी सिंगिंग, और व्हेन यू विल बी सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। वाई विल यू बी सिंगिंग, तुम क्यों गा रहे होगे। हु विल दे बी सिंगिंग, हु विल दे बी सिंगिंग मीन्स वो कौन होंगे जो गा रहे होंगे, हु विल दे बी सिंगिंग, और किसके लिए गा रहे होंगे। ओके, हाउ विल दे बी सिंगिंग, वो कैसे गा रहे होंगे। व्हाट विल दे बी सिंगिंग, वे क्या गा रहे होंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस है। व्हाट शी विल बी सिंगिंग, कुछ भी। सब्जेक्ट तो आप चेंज कर ही सकते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन के सब्जेक्ट इट्स योर चॉइस कि आपको क्या रखना है। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आई एंड वी के साथ में तो शैल ही यूज़ होगा, और फॉर शोइंग द डिटर्मिनेशन। ओके, बाकी तो अगर नॉर्मल वे में अब यूज़ होता है, विल भी यूज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब ये वॉन्ट आप सोच रहे होंगे वॉन्ट कहाँ से आया, ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूँ। कभी भी ये जो विल और नॉट होता है ना, विल एंड नॉट, सी यहाँ पर एक होगा विल नॉट बी, ये लगाते हैं हम, विल नॉट बी। इस वाले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो विल और नॉट है इसको शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट, WON अपोस्ट्रॉफी देन T, दिस इज अपोस्ट्रॉफी, ओके, ऊपर वाला कॉमा। तो वॉन्ट, इसको विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। तो अगर वॉन्ट आप लिख रहे हो ना तो आप डायरेक्टली बी लगा सकते हो, वॉन्ट बी, क्योंकि विल नॉट बी लिखने की जगह वॉन्ट बी लिखाता है। ओके, चलो तो यहाँ से हम समझते हैं। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। आई वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रही होंगी। विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं क्रिकेट खेल रही होंगी या क्या मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। फुटबॉल, क्रिकेट, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यू वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप क्रिकेट खेल रहे होंगे। ओके, दिस इज क्वेश्चन। देन ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉन्ट बी, विल ही बी, ओके, शी विल बी, शी वॉन्ट बी, will she be, it will not be और it won't be and will it be। अब we will be, देखो we won't be and will we be playing football, यहाँ पर I के साथ में भी will यूज़ हुआ है, we के साथ में भी यूज़ हुआ है। आपको बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर करके बताया है ये शो करने के लिए कि will is used with everything now, will is used with all the 9 subjects। ओके, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। दिस इज क्वेश्चन। और अगर इसमें एक और आ जाए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ तो कैसे बनाएंगे, तो विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि विल और बी के बीच में अगर दे आया है ना, क्योंकि दे जो है वो सब्जेक्ट है, तो विल और बी के बीच में नॉट भी आएगा। सो विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका क्वेश्चन बनाना पड़े तो कैसे, वाई दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो ये हो गया वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने पुट किए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि क्या है। जैसे दे विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम, वो इस समय पे शायद फूड बना रहे होंगे, फूड कुक कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है ना कि हम फ्यूचर में ऐसा नहीं सोच रहे होते हैं कई बार कि इस समय तो वो शायद ना जा रही होगी कहीं। फॉर एग्जांपल इस समय वो अपने ऑफिस के लिए प्रिपरेशन कर रही होगी, अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रही होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वहाँ पे कर रही होगी, हम फ्यूचर में एजम्पशन लगा रहे हैं। अभी वो काम ना तो शुरू हुआ है ना हमें कुछ पता है उसके बारे में, बट वी आर जस्ट एजम्पशन लगा रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं हमारा कि इस समय पर फॉर एग्जाम्पल एट 10 o'clock शी माइट बी और शी विल बी ईटिंग फूड। 10 o'clock पे तो वो खाना खा रहे होंगे, शी माइट बी और शी विल बी हैविंग हर लंच, हैविंग हर ब्रेकफास्ट। ओके, तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ना, इसमें मतलब हम फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं कि इस समय पे कोई काम क्या चल रहा होगा
इन द कंटिन्यूशन प्रोसेस। ओके, नहीं फ्यूचर के इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस समय पे ये ऐसा हो चुका होगा, वो तो फिर इंडेफिनिट हो जाएगा कि वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन कंटिन्यूशन में अगर कोई चीज़ चल रही है ना तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाता है, और वो भी फ्यूचर के लिए सेंस में, ठीक है। देन आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस एट 8 AM टमोरो। मैं इस समय 8 बजे ऑफिस जा रही होंगी। सो आई विल बी गोइंग टू ऑफिस। अब देखो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी वो गया नहीं है पर्सन, लेकिन उसने क्या बोला कि आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस एट 8 AM टमोरो। कल की बात है, उसको ये बात पता है कि उसे रोज ही ऑफिस जाना होता है, तो वो इस समय पे ऑब्वियसली 8 बजे के आसपास वो जा रहा होगा या जा रही होगी, वॉट एवर द पर्सन इज़। तो यहाँ पर ऑफिस जाने की जो बात है दैट इज़ फॉर श्योर नॉट दैट 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं, और दिस इज़ 100% श्योरिटी नहीं, इसलिए ये फ्यूचर है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम एक अजम्पशन लगा के चल रहे हैं कि ऐसा कंटिन्यूशन में चल रहा होगा, उस समय पे वो पर्सन जा रहा होगा। जैसे 15 मिनट लगते हैं फॉर एग्जांपल ऑफिस जाने के लिए, राइट। तो वो 15 मिनट जो है ना वो टाइम कंटिन्यूशन में चल रहा होगा, मतलब वो जा रहा होगा, अभी वो पहुंचा भी नहीं है, अभी वो जस्ट वहाँ से निकला है, तो निकलने और पहुँचने के बीच का जो टाइम है, इसीलिए यहाँ पे गोइंग टू लगाया है वर्ड। ओके, सो आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस एट 8 AM टमोरो। अब यहाँ पे जो विल बी है वो क्यों यूज़ हुआ समझे आप, मतलब विल बी आ गया तो आप मान के चलो कि कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इज़ ही विल बी प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन संडे। वो संडे के दिन वीडियो गेम खेल रहा होगा, वो चीज़ भी अभी कंटिन्यूशन में अब चलेगी, अभी शुरू नहीं हुई। जॉन विल बी राइटिंग अ लेटर टू हर सिस्टर, और टू हिज सिस्टर होना चाहिए यहाँ पर, not her sister, his sister, because John is a man. So John will be writing a letter to his sister. John एक अपनी सिस्टर के लिए एक लेटर लिख रहा होगा। We will be swimming when you return. जब तुम रिटर्न होके आओगे तब हम स्विमिंग कर रहे होंगे। She will be doing a great job. ओके, वो एक बहुत अच्छा काम कर रही होगी। शी विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी विल बी सिंगिंग एट होम, वो अपने घर पे गाना गा रही होगी। वी विल बी ईटिंग आउटसाइड ऑन संडे, हम सैटरडे के दिन बाहर खा रहे होंगे। ओके, जैसे इंदौर में बहुत प्रिवलेंट है ना सैटरडे नाइट को, या कहीं पे भी हर सिटीज़ में देख लो आप, अब तो सभी जगह होता है कि सैटरडे नाइट को दे गो फॉर आउटसाइड फॉर हैविंग लंच और डिनर, and because on the next day it is Sunday. Okay, so this is why the sentence is here. Next is they will be going home, वो home अपने घर जा रहे होंगे। ban will be losing weight, और जो ban है वो अपना weight lose कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूशन में कभी ना कभी फ्यूचर में चल रही होगी, इसलिए इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ओके, देन हियर यहाँ पर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप एक बार पढ़ के देखना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, वी एंड आई के साथ में शेल लगाया है, आई के साथ यहाँ पे सब आई एंड शेल वाले मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, द डॉग शेल गो टू द पार्क, डॉग जो है वो पार्क जाएगा। तो यहाँ पे ये ना ये इंडेफिनेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ जो सारे लिए हैं ना ये कंटिन्यूशन मीन्स कंटिन्यूस टेंस के हैं, और यहाँ जितने भी मैंने लिए हैं उसमें से कंटिन्यूस प्लस इंडेफिनेट मिक्स है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। अब आप ना मुझे ये बताना कि इसमें से कौन से नंबर का कौन सा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस टेंस का है या प्रोग्रेसिव टेंस का है, मीन्स प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूस एक ही होता है, ठीक है। और कौन सा टेंस जो है वो इंडेफिनेट को शो कर रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।